गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। आज के दिन मैं एक छोटे से बच्चे की कहानी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस छोटे से बच्चे का जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश में हुआ था। आप समझ ही गए होंगे, मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बात कर रही हूँ। उनके पिताजी आर्मी में थे, ब्रिटिश आर्मी में थे। तो आर्मी स्कूल में उनका इनिशियल स्टडी हुआ, फिर बॉम्बे में आए, उनका 10th हुआ। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने अपनी पढ़ाई के दिन, जो इनिशियल स्कूल डेज थे, बहुत तकलीफ हुई उन्हें, क्योंकि वो एक छोटी जाति के थे। और उस चीज़ को ओवरकम करना, जैसे कोई उनसे बात नहीं करता था, उन्हें दूर बिठाया जाता था। तो इन सब चीज़ों को नेगेटिवली ना लेते हुए उन्होंने उसको पॉजिटिवली लिया और उस चीज़ को उन्होंने एक पैशन बनाया। और वो पैशन पूरा उन्होंने पढ़ाई में दिया कि उन्हें एक विश्वास था, उन्हें एक ट्रस्ट था। उन्हें हमेशा ये लगता था कि अगर मैं पढ़ूंगा, अगर मैं बहुत अच्छा पढ़ूंगा, तो मैं इस ड्रॉबैक को, कि वो एक छोटी जाति से है, उस ड्रॉबैक को ओवरकम कर सकता हूँ। और पूरा पैशन लगा के उन्होंने अपनी पढ़ाई की। बॉम्बे आके उन्होंने 10th किया। 10th के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन किया। उस ज़माने में ग्रेजुएशन करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी। अंबेडकर जी को ग्रेजुएशन के बाद बड़ौदा में एक जॉब ऑफर हुआ और वो बड़ौदा में जॉब करने चले गए। वहाँ जो महाराजा बड़ौदा थे, उनका एक स्कीम था कि जो भी इंटेलिजेंट बच्चे होते थे, जो भी अच्छा पढ़ते थे, हार्ड वर्किंग होते थे, स्टूडियस होते थे, उन्हें वो 3 साल की स्कॉलरशिप देते थे अमेरिका जाके पढ़ने की, फर्दर स्टडीज़ के लिए। अब अंबेडकर जी तो थे ही इतने हार्ड वर्किंग, इतने इंटेलिजेंट, इतना पैशन था उनमें कि वो देख के उन्हें भी स्कॉलरशिप 3 साल की दी गई। अब अंबेडकर जी इस बात को बहुत स्ट्रांगली फील करते थे कि हमें अगर अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठना है तो हमें हमेशा पैशनेटली हार्ड वर्क, किसी भी चीज़ में हम हार्ड वर्क करें, जो भी काम हमें। अब उन्हें पढ़ाई अच्छी लगती थी तो वो उसी में पूरा हार्ड वर्क करते थे, पूरी मेहनत से पढ़ते थे। अब जब वो अमेरिका पहुँचे तो उन्हें अच्छे से पता था कि उनके पास फर्दर स्टडीज़ के लिए सिर्फ 3 साल है। तो इस 3 साल में उन्होंने वो काम किया जो नॉर्मल स्टूडेंट्स सिर्फ 8 साल में करते हैं। मैं सिर्फ 8 साल कह रही हूँ, और उन्होंने कितने साल में किया? 2 साल 3 महीने। तो 8 साल का जो करिकुलम था, जो भी 8 साल का पोर्शन था, उन्होंने 2 साल 3 महीने में पढ़ाई की। उन्होंने मास्टर्स किया और उन्होंने डॉक्टरेट भी की, सिर्फ 2 साल 3 महीनों में। PhD करना, डॉक्टरेट करना, इसके लिए जो वो पढ़ते थे ना, वो 20-20 घंटा पढ़ते थे। उन्हें कोई बताता नहीं था कि तुम 20 घंटे पढ़ो। वो सेल्फ मोटिवेटेड थे, क्योंकि उन्हें रियलाइज था कि वो जिस कंडीशन में है, उस कंडीशन से अगर उनको उभरना है, अगर उन्हें कुछ अच्छा करना है, तो उन्हें एक पढ़ाई का सहारा है। और यही बात हमें अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए, इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। एक बार वो कन्विंस हो जाए ना कि पढ़ाई से वो कोई भी मुकाम पा सकते हैं ज़िंदगी में, दे कैन रीच एनी हाइट्स, तो वो भी मन लगा के पढ़ेंगे। 2 साल 3 महीने अमेरिका में जब उन्होंने कंप्लीट किया, अपना डॉक्टरेट कंप्लीट किया, तो उन्हें लगा अभी कुछ टाइम बाकी है, तो मैं लंदन जाके आगे पढ़ाई करता हूँ। वो लंदन पहुँचे। वहाँ पे वो पढ़ना शुरू कर ही रहे थे कि 3 साल का समय ख़त्म हुआ और उन्हें वापस बुलाया गया। वापस बुलाने के बाद कुछ दिन उन्होंने बड़ौदा में जॉब किया। उसके बाद वो महाराष्ट्र आ गए। शाहू महाराज ऑफ कोल्हापुर जो थे, उनसे उनके बहुत अच्छे रिलेशंस हो गए थे। वो उन्हें बहुत एनकरेज भी करते थे, महाराज अंबेडकर जी को। और उनका यही हार्ड वर्क, पैशन, इंटेलिजेंस देख के उन्होंने भी उन्हें फिर से स्पॉन्सरशिप की। इस बार वे लंदन गए। लंदन में भी उन्होंने सबसे पहले बैरिस्टर एट लॉ किया, फिर मास्टर ऑफ साइंस किया इकोनॉमिक्स में,
फिर उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस किया इकोनॉमिक्स में, सेकंड पीएचडी, ये भी उन्होंने 3 साल में काम किया। तो इतना ज़्यादा वो पढ़ते थे। अमेरिका में जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थे ना, तब जैसे मैंने कहा वो 20-20 घंटे पढ़ते थे। तो बुक्स तो हर कोई खरीद नहीं सकता, और एवरी बुक यू कैन नॉट बाय, तो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं वो लोग। तो लाइब्रेरी जब सुबह खुलती थी तो उन्होंने एक टाइमिंग नोट किया था लाइब्रेरी कब खुलती है। तो लाइब्रेरी खुलने के पहले वो दरवाजे पे ऐसे खड़े रहते थे कि कब खुलेगी लाइब्रेरी। पूरा दिन जब तक लाइब्रेरी खुली है तब तक वो पढ़ते रहते थे। इनफैक्ट लंच टाइम भी वो लाइब्रेरी में ही बिताते थे, और लाइब्रेरी जब बंद होती थी, जब उन्हें कहा जाता था ना इट्स क्लोजिंग टाइम, उसके बाद ही वो बाहर निकलते थे। इस तरह से नॉन स्टॉप वो मेहनत करते थे, वो पढ़ाई करते थे, और इसी का फल भी उन्हें मिला। इंडिया को जब आज़ादी मिली 1947 में, तो उन्हें लॉ मिनिस्टर बनाया गया। उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत का संविधान लिखने की बात आई, तो उस कमेटी के चेयरमैन भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ही थे। उनके ही लीडरशिप में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। संविधान जो है हमारा, ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें डिटेल में लिखा हुआ है देश को कैसे चलाना है, सारे कानून, सारे हमारे राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है देश को चलाने का, सिटीजन्स के लिए भी जो राइट्स है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं। सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने से देश महान नहीं बन सकता। एज ए सिटीज़न हमारा भी काम है कि हमारे देश की तरक्की में हम कोऑपरेट करें। तो ये कैसे हो सकता है? एजुकेशन इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये अंबेडकर जी की स्टोरी को देख के हम समझ गए हैं कि अगर हम प्रॉपरली एजुकेटेड हैं तो हम फास्टर ग्रोथ कर सकते हैं। अब जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो इसमें भी 2 बहुत ही सिमिलर मीनिंग जैसे लगने वाले टर्म्स है, जैसे लिटरेट एंड एजुकेटेड। लिटरेट एंड एजुकेटेड दोनों वैसे देखा जाए तो आपको लगेगा कि क्या फ़र्क है, सेम ही तो है, पर दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लिटरेट होना मतलब लिटरेट इंसान वो होता है जिसे पढ़ना लिखना आता है। एजुकेटेड इंसान वो होता है जो ये समझे कि क्या गलत है और क्या सही है मेरे लिए। ये नॉलेज उसने गेन किया। हमें अपने बच्चों को एजुकेटेड बनाना है, पर ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम ऐसे होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सिर्फ लिटरेट बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बस उनका बच्चा इतने मार्क्स ले, ये कोर्स करे, ये काम करे, इतने पैसे कमाए। मेन फोकस हमारा होना चाहिए, ठीक, पढ़ाई तो ज़रूरी है, पर पढ़ाई से उसने क्या नॉलेज गेन किया, क्या सही गलत का फ़र्क उसे पता चल रहा है, क्या वो अच्छा इंसान बन रहा है। अलग अलग चीज़ों से हम ये कर सकते हैं। अच्छे बुक्स उनको दे सकते हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट हो, जहाँ से उन्हें कुछ नॉलेज मिले, सही गलत का पता चले। अच्छे टीवी सीरियल्स हम दिखा सकते हैं, उनके साथ बैठ के देख सकते हैं ताकि उन्हें भी ये काम न लगे। अच्छी स्टोरीज़ हम उन्हें सिखा सकते हैं। ऐसे लोग जो अच्छा पढ़े, अपनी मेहनत से कुछ अच्छा किया उन्होंने ज़िंदगी में, कुछ बड़ा काम किया, ये सब उन्हें दिखाएं, ये सब उन्हें बताएं, उन्हें रियलाइज़ करवाएं कि एजुकेटेड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए एक सही और सच्चा इंसान होना चाहिए हमें। एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, हम जैसे भाजी लेने जाते हैं या हम किसी शॉप में जाते हैं, कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे हैं, पर हम कौन से सब्ज़ी वाले को या कौन से दुकान वाले को या कौन से डॉक्टर का चूज़ करते हैं कि हाँ हमें इसी के पास जाना चाहिए या उसके पास हम नहीं जाएंगे, हमें वो अच्छा नहीं लगता। कभी हम कहते नहीं उसके पास सामान सही नहीं है, कभी हम कहते हैं वो बात सही नहीं करता। जिसके पास जाते हैं हम इंसान वो अच्छा लगता है, बात करने का स्टाइल अच्छा है, सामान अच्छा रखता है, हिसाब में गड़बड़ी नहीं करता। मतलब इन शॉर्ट, हम जब सिंपल सी वेजिटेबल्स लेने भी जाते हैं
तो हम उसमें वो सारी चीज़ें ढूंढते हैं कि ही शुड बी अ गुड पर्सन, ही शुड बी अ गुड कैरेक्टर, ही शुड बी लॉयल, ही शुड नॉट बी अ चीटिंग टाइप। तो ये सारी चीज़ें हम उनमें ढूंढते हैं। तो यही चीज़ें हमें अपने बच्चों को भी समझानी है कि अगर हम ट्रुथफुल हैं तो किसी भी फील्ड में हो हमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। 26 जनवरी को परेड भी इसीलिए होती है। परेड भी एक तरह का आपके बच्चों के लिए एक एजुकेशन है। बहुत सारी चीज़ें, परेड, मार्च पास्ट, ये जो मार्चिंग होता है उससे हमको सीखने मिलता है। सबसे इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन, हाउ टू मेंटेन डिसिप्लिन, ये सीखते हैं हम लोग। फिर हम सीखते हैं कैसे हम अलर्ट रहते हैं। कोई हमें ऑर्डर दे तो ऑर्डर को फॉलो करना, उसका कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है। हम कितने अलर्ट रहते हैं कि सब एक साथ मुड़े, सब एक साथ चलें। यू हैव टू बी फिजिकली एंड मेंटली प्रेजेंट। हम उस वक्त कुछ और नहीं सोच सकते हैं। एक कंसंट्रेशन पावर वो भी बढ़ती है हमारी। टाइम मैनेजमेंट सीखता है बच्चा, क्योंकि स्कूल कॉलेज तो होता ही है, एग्ज़ाम्स तो होंगे, पढ़ाई तो होगी, उसके साथ साथ उसे टाइम निकालना है अलग से। किसके लिए? मार्च पास्ट की प्रैक्टिस करने के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट सीखता है बच्चा। बच्चा सीखता है कि किस तरह से हमने अगर कमिटमेंट कर दी कि हाँ आई विल टेक पार्ट इन मार्च पास्ट, सो उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए, उस चीज़ का, कहते हैं ना कि एक बार हमने बोल दिया कि हाँ हम ये काम करेंगे, प्रॉमिस किया हम ऐसा करेंगे, बहुत बार हम मुकर जाते हैं प्रॉमिस से, पर एक जो हमने कमिटमेंट कर दी उसको पूरा करने के लिए हम एक्स्ट्रा काम करें, एक्स्ट्रा जागें, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करें, स्कूल में अटेंटिव रहें, ये सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं। इसके अलावा जब इतने दिन प्रैक्टिस होती है, महीना 2 महीना प्रैक्टिस होती है, तो फिज़िकली भी वो लोग फिट रहते हैं, हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। और जब ऐसे बच्चे जो प्रॉपर एजुकेशन लें, प्रॉपर उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो, परेड मार्च पास्ट जब करते हैं तो हेल्थ भी उनकी अच्छी हो, ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं और कुछ अच्छा काम करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए 26 जनवरी को अवार्ड्स भी होते हैं जो कि खुद प्रेसिडेंट उन्हें देते हैं। बहादुरी के लिए जो अवार्ड्स दिए जाते हैं ना, वो बेसिकली 2 कैटेगरीज में होते हैं। एक कैटेगरी है जब वॉर टाइम, मतलब जब लड़ाई चल रही है, दुश्मन से हम जब लड़ते हैं, उस वक्त अगर आप बहादुरी दिखाते हो, उस वक्त आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज दिखाते हुए कुछ काम करते हो सकता है कि आपने सेल्फ सेक्रीफाइस किया हो, मतलब आपकी जान चली जाती है कभी कभी वॉर में, हो सकता है नहीं भी गई हो, पर आपने ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज दिखाया, उसके लिए 3 कैटेगरीज के अवार्ड हैं। सबसे पहला कैटेगरी है परमवीर चक्र, मतलब ऐसे कह सकते हो कि फर्स्ट प्राइज परमवीर चक्र। उसके बाद आता है महावीर चक्र, परमवीर चक्र से थोड़ा सा कम, लेकिन हाँ सेक्रीफाइस तो सेक्रीफाइस है। उसके बाद आता है वीर चक्र। तो इस तरह से उन्हें अवार्ड दिया जाता है, उनका मान सम्मान किया जाता है, क्योंकि वॉर के वक्त उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज दिखाया। सो पीस टाइम में अगर आपने बहादुरी का कोई काम किया तो उसके लिए हमारे पास अवार्ड्स हैं अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। अशोक चक्र इसमें हाईएस्ट पोजीशन पे है, और उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट पोजीशन पे है कीर्ति चक्र, और थर्ड हाईएस्ट पोजीशन पे है शौर्य चक्र। ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। इसके अलावा पद्मा अवार्ड्स दिए जाते हैं। पद्मा अवार्ड्स मतलब किसी भी फील्ड में, मेडिकल ले लो, आर्ट्स ले लो, सोशल वर्क, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, एजुकेशन, इनमें से किसी भी फील्ड में आपने एक्सेप्शनल सर्विस दी हो तो पद्मा अवार्ड्स होते हैं। अब इसमें भी 3 कैटेगरीज हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड्स। इसके अलावा प्रेसिडेंट के पुलिस मेडल्स हैं, प्रेसिडेंट फायर मेडल्स हैं, इन सब में भी 3-3 कैटेगरीज हैं। करेक्शनल सर्विसेज हैं, प्रिजन में जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए। देन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है।
इसमें जो बच्चे 5 से 18 साल के एज के बीच में होते हैं, उन्होंने किसी भी फील्ड में, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, इनोवेशन, सोशल सर्विस, आर्ट्स एंड साइंस, ब्रेवरी, किसी भी फील्ड में अगर उन्होंने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस किया है तो उसके लिए उनको अवार्ड्स होते हैं। फिर एक है जीवन रक्षक पदक, किसी की भी जान बचाना, डूबने से, शॉक, फायर या किसी भी नेचुरल कैलामिटी में रेस्क्यू किया, तो इसके लिए भी आपको 3 अवार्ड्स मिलते हैं। इन सारे कैटेगरीज में 3-3 अवार्ड्स हैं। तो इस तरह से जब हम अच्छे नागरिक होते हैं, बहादुरी से काम करते हैं, अच्छा सोचते हैं, सोसाइटी के लिए सोचते हैं, तो ऐसे सारे लोगों को अवार्ड्स मिलते हैं। इन सब के बाद जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो है भारत रत्न पुरस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को ये भारत रत्न अवार्ड मिला था। एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस किसी भी फील्ड में जब हम कोई करते हैं सिविलियन, तो उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। अब ये जो परेड या मार्च पास्ट होता है 26 जनवरी को, इसके साथ साथ बहुत सारा मिलिट्री पावर्स का डिस्प्ले भी होता है। हमारे आर्म्स फोर्सेस, हमारे नेशनल कैडेट्स, एयरफोर्स, फाइटर जेट्स, ये भी अपना सब डिस्प्ले करते हैं। 3 दिन तक ये फंक्शन चलता है, 26 से 29 तक। और सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो होते हैं उन्हें डेकोरेट किया जाता है। 29 को बीटिंग द रिट्रीट के साथ ये ख़त्म होता है। दैट इज़ 3 दिन ये चलता है। अब ये 3 दिन के फंक्शन में एक तो जो लोग शहीद हुए हैं उनके नाम से जो अमर जवान ज्योति है इंडिया गेट पे, वहाँ पे 21 गन्स की सैल्यूट दिया जाता है, नेशनल एंथम गाया जाता है। तो ये सारी चीज़ों के साथ हम ये भाव प्रकट करते हैं कि जिन लोगों ने आज़ादी में अपनी जान दी, हमें आज़ादी दिलाई, उनका हम लोग थैंक्स कहते हैं। और साथ ही साथ हम ये सेलिब्रेट भी करते हैं अपने इंडिपेंडेंस को। अब 26 जनवरी क्यों चुना गया है? क्योंकि 26 जनवरी 1930 में ब्रिटिश रूल जब था हमारे पे, तब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिक्लेयर किया था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। 1930 के पहले हम लोग रेडी थे कि आधा ब्रिटिशर्स रूल करें और आधा हम रूल करें, दोनों मिलके राज करते हैं। पर जब उन्होंने देखा कि ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिक्लेयर किया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। और उसी की याद में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। जैसे हर साल हम लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन करते हैं, तो क्यों ना हम 26 जनवरी रेजोल्यूशन स्टार्ट करें, देश भर के सारे बच्चों को एजुकेट करने में हेल्प करें। मैं ये नहीं कह रही कि जाके आप किसी इंस्टीट्यूशन में डोनेट करो, चैरिटी करो, नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि आपके आसपास बहुत सारे गरीब बच्चे होते हैं, किसी भी एक बच्चे का, हो सके तो 2 बच्चे, जितना भी आप में कैपेसिटी है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए इन द सेंस ये भी नहीं कि उसकी आप फीस दीजिए, इतना बड़ा तो हर किसी से नहीं हो पाता। छोटी छोटी चीज़ें, आप बुक्स डोनेट कीजिए, बहुत लगते हैं बुक्स बच्चों को। आप अपने बच्चों से कंपेयर करके देख सकते हैं कितने बुक्स लगते हैं। पेन्स चाहिए बहुत, अनलिमिटेड पेन, पेंसिल्स, कंपास बॉक्सेस बहुत चाहिए होते हैं बच्चों को। हम उनका ट्रैवलिंग, वो घर से दूर बस से जाते हैं आते हैं, बस फेयर है, जो भी है, आपके आसपास जो भी नीडी बच्चा है, आप उन्हें इस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है उनकी मंथली फीस है स्कूल की, आप वो पता कर सकते हैं, आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा लमसम, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा दिल चाहिए और ऐसी नज़र चाहिए कि आपके आसपास जो नीडी बच्चे हों, आप अपने बच्चों से कंपेयर करके उन्हें इस तरह से हम हेल्प आउट कर सकते हैं। स्कूल बैग्स दे सकते हैं। अगर आपको लगे कि उनके यूनिफॉर्म फटे हुए हैं, ज़रूरी भी नहीं है कि उस इंसान को आप जानते हो, आप उन्हें यूनिफॉर्म लेके दे सकते हैं। अवॉइड कीजिए कैश देना, चीज़ें देने में ज़्यादा फ़ायदे हैं।
वो करेक्ट यूज़ होगा आपका। तो इस तरह से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने देश के प्रोग्रेस में। हमें नहीं पता कौन सा बच्चा आगे चल के 4-4 PhD कर ले और हमारे देश को ही हेल्प आउट करे, हमारे देश के लिए ही कुछ अच्छा करे, हमारे देश का ही नाम बड़ा करे। गुरुचरणों में यही प्रार्थना है कि आप सब इस साल से कुछ देश के लिए कंट्रीब्यूट करें, कुछ सोचें, अलग सोचें, कुछ अच्छा सोचें। ज़्यादा दूर नहीं, आपके आसपास ही चारों तरफ हर इंसान अगर अपने चारों तरफ ही देखे तो बहुत सारी चीज़ों में वो हेल्प आउट कर सकता है। यही गुरुचरणों में प्रार्थना है। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद।